चलिए आज हम लोग अर्थशास्त्र, आज के क्लास में अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2 अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्या के कुछ बचे हुए टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने जाना था अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रकार, और इसके अलावा केंद्रीय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या और केंद्रीय समस्या चयन की समस्या है, चुनाव की समस्या है क्यों, और आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। इन सारे बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज के हमारे परिचर्चा का सबसे पहला जो टॉपिक होगा उसका नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या या अर्थव्यवस्था की मूल समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या या अर्थव्यवस्था की मूल समस्या। केंद्रीय समस्या का हो या मूल समस्या का हो, इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है एक देश को हम लेकर चलते हैं। यहाँ अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है एक देश। तो एक देश की मूल समस्या क्या होती है या एक देश की केंद्रीय समस्या क्या होती है। तो किसी भी देश में केंद्रीय समस्या की बात करें या मूल समस्या की बात करें तो किसी देश के पास 3 केंद्रीय समस्या होती है। कोई भी देश हो, चाहे वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश हो, किसी भी देश में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कितनी होती है? 3 होती है। पहला, उत्पादन क्या किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। पहली समस्या है उत्पादन क्या किया जाए वह कितनी मात्रा में किया जाए। किसी अर्थव्यवस्था की पहली समस्या क्या? उत्पादन क्या किया जाए। भाई साधन तो बहुत है, अब उपभोक्ता की वस्तु को उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तु को उत्पादन किया जाए, सोचना पड़ता है। हम लोग अपने मन से कुछ कुछ बोल देते हैं, लेकिन सरकार के पास एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है। सरकार को वो सलाह देती है कि अभी हमारे अर्थव्यवस्था में, जैसे कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, जिसकी ज़रूरत ज़्यादा थी उस पर फोकस करना। जैसे सरकार ने कहा कि हम लोग आलोचना भी किए कि 20,000 या कितना 2,000 करोड़ का पैकेज दिए हैं, सरकार घोषणा किए हैं, लेकिन घोषणा में कुछ नहीं, सारे विभाग का पैसा काट लिया गया। कहा कि देश में अगले जब तक कोरोना काल खत्म नहीं होता है तो शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा पर ही वैकेंसी आएगा, रोजगार आएगा, अन्य सारे बंद रहेंगे। बोला है, स्पष्ट खोल के कहा गया है, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, इस पर फोकस करना है, बाकी चीज़ को दबा के रखना है, क्योंकि ये देश के लिए अभी ज़्यादा जरूरी है। नहीं पर होगी तो फिर इन्वेंशन कैसे होगा, एक अच्छे पर्सनालिटी का निर्माण कैसे होगा। बिना शिक्षा के एक आदर्श नागरिक, एक आदर्श व्यक्ति, एक अच्छे मस्तिष्क का निर्माण नहीं होगा। और चिकित्सा से हम बिना स्वस्थ नहीं रहेंगे, और जब तक देश की सीमा पर प्रहरी नहीं रहेगी तो देश मेरा सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए कहा गया शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा पर फोकस करना है, बाकी चीज को भी गौण रखने की जरूरत है। अच्छे अच्छे लोग से मिलो। कैसी स्थिति है? तो कोरोना काल में जिंदा रहना है, बचेंगे तो फिर बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। इस कोरोना काल में भी कुछ लोग मतलब अवसर तलाश लिए हैं, इसको कमाने का एक जरिया तलाश लिया कि कैसे लोगों को अधिक से अधिक शोषण करके अपनी हाइट को और अधिक बढ़ा दिया जाए। तो प्रश्न है पहला कि उत्पादन क्या किया जाए, वह कितनी मात्रा। अब कितनी मात्रा, तो सीधा हमने कहा कि हमें जितना जरूरत है बाजार में उतना बनाएंगे तो वस्तु का कीमत बैलेंस रहेगा। ज्यादा बना देंगे तो वस्तु का कीमत और कम बनाएंगे तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो उत्पादन क्या किया जाए ये सोचना पड़ता है सरकार को। हम नहीं, बाहर है इसलिए बोलता चढ़ना रहा जाता है चीन पर, एक के बराबर हम 10 मुँह कमाने गुहे मुँह तो मारेगा हमको ना। प्याज का दाम बढ़ गया, आलू का दाम
खरीद क्यों नहीं लेता है? खरीदने का एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है। हम एक बार किसी देश से खरीद लेंगे तो नियम शर्त देता है कि नहीं, इतना साल तक हमसे खरीदना ही पड़ेगा आपको। मान लिया कि हमारे पास तो है ही, अगला साल ज़्यादा हो गया, वहाँ शर्त है खरीदना पड़ेगा, तो फिर हमारे यहाँ का मूल्य घट जाएगा ना। उससे अच्छा है कि 2-4 महीना महंगे खिलाओ, क्योंकि अगले बार भी तो हमको देख के चलना है ना, हमको एक पक्ष में सोचना नहीं ना। इसलिए सरकार में जो बैठते हैं हर पक्ष के सलाहकार अपना पीछे पीछे रखता है, IAS अधिकारी होता है उसमें। कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए। दूसरा क्या है? उत्पादन। अर्थव्यवस्था की मूल समस्या को लेकर 3 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न। तो अर्थव्यवस्था की मूल 3 समस्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय 3 समस्या है। पहला, उत्पादन क्या किया जाए, और उत्पादन कैसे किया जाए, और दूसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके उत्पादन क्या किया जाए। हमारे सामने पहली बात आता है, क्या आता है? उत्पादन क्या किया जाए। हम बोल दिया कि सरकार हमेशा जरूरत के सामानों का ही उत्पादन करता है, बिना जरूरत के सामान का उत्पादन पर फोकस नहीं करती है। जिसकी कम जरूरत है, जिसके बिना भी काम चल जाए, वैसे वस्तु के उत्पादन पर फोकस मत करो। हमारे किसान पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी बड़े होशियार है। अपने अधिकांश खेत में गेहूं और धान का फसल लगाते हैं, कुछ खेत में ही दलहन और तिलहन के फसल को उगाते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत रोटी और चावल का होता है। दलहन, तिलहन या अन्य सब्जी वाले फसलों की जरूरत हमें क्या होती है? कितनी मात्रा में, क्योंकि जितनी हमें मात्रा चाहिए उतना ही चलता है, ज़्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं? उत्पादन नहीं। दूसरा है, उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए। तो उत्पादन के 2 तरीका है, उत्पादन करने के 2 तरीका है। पहला, या तो पूंजी प्रधान तकनीक से, या उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे करना मतलब वस्तु को कैसे बनाया जाए। उत्पादन कैसे करने का मतलब क्या है कि वस्तु को कैसे बनाया जाए। तो यह सीधा कहता है तो उत्पादन करना है या किसी वस्तु को बनाना है तो 2 तरीका से बनेगा, या तो पूंजी प्रधान तकनीक से बनेगा या श्रम प्रधान। अब देख, कहता है कि यदि हम पूंजी प्रधान तकनीक से सब सामान मशीन से बनवा लेंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा। सोचना है, सरकार को सब सोचना पड़ता है। इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आज से ही सोचो कि घर में काम करते हैं तो घर में का काम कैसे करें। अगर हम पूंजी प्रधान तकनीक की सहायता से मैंने सब काम मशीनें से करवा लेंगे, अलग बात है काम जल्दी हो जाएगा, समय कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, थोड़ा सुंदर होगा, टिकाऊ भी होगा, लेकिन एक तरफ बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैला रही है। क्या एक JCB मशीन, सही बोल रहा हूँ, दिन भर के 100 को लेबर के रोजगार को पेट को मार रहा है। ज्यादा ही है, कम नहीं, ज्यादा ही मार रहा है। तो कितना लोगों को बेरोजगार कर रहा है, तो सोचना आपको है। उत्पादन कैसे, श्रम पूंजी प्रधान तकनीक की सहायता से किया जाए या श्रम प्रधान। कहोगे सर श्रमिक से करवाएंगे तो काम तो लंबा चलेगा, महंगा लगेगा। अरे महंगा लगेगा, लंबा चलेगा तो समाज में बेरोजगारी नहीं होगी, सबको रोजगार मिलेगा। और सबको जब रोजगार मिलेगा तो एक बात ध्यान रखो, समाज से कई जो बुराइयां हैं, चोरी डकैती हत्या बलात्कार जैसी घटनाएं घट जाएगी। समय ज्यादा लगा तो क्या हुआ, सबको तो काम मिलेगा ना। सबको काम मिलेगा तो रात में काम करके थका हारा रहेगा, बिछौना पर सूत जाएगा, किसी के दूसरा के ताला का साइज नहीं देखेगा कि ताला कमजोर है या ताला इसका क्या है, स्ट्रांग है। समाज में गाली गलौज नहीं होगा, पिता पुत्र के बीच, पति पत्नी के बीच
कलह की भावना क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या समाज में वैमनस्यता की भावना घट जाएगी। प्रेम और भाईचारा की भावना क्या होगी बच्चों? सबको काम रहेगा, सबको रोजगार रहेगा, सबके पल में पैसे रहेंगे, सब खुश रहेगा। तकलीफ होगी क्या? नहीं होगी। वो सोचना है श्रम प्रधान तकनीक से किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक से किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए? क्या किसके लिए? मतलब किसके में तो हम हैं, आप सब हैं, जनता के कई वर्ग हैं, बहुत धनिक, मध्यम, निम्न मध्यम, ना निम्न, बहुत निम्न। सामान किसके लिए बनाया जाए? उत्पादन किसके लिए? भाई जो बहुत पैसा वाला है वो ओरियो खाएगा, डार्क फैंटेसी खाएगा, तो पार्ले जी भी तो है। सब तरीका के सामान बनाओ, केवल रेमंड से ही काम चलने वाला नहीं है। अरे पॉलिस्टर का भी बना दो, जो कम कमाता है पॉलिस्टर के या मिक्स कपड़ा से भी काम चला ले। क्या सबका औकात कृष्णा स्वीट्स में खाने के नहीं है? तब तो खुमचा खुला हुआ है। क्या आप जाकर के वहां भी खुमचा पर पानी पूरी लगा है, खा सकते हो? गलत सही सब। तो वही उत्पादन किसके लिए किया जाए? तो भाई उत्पादन करना है लोग के लिए। किसके लिए करना है? हमको देखना है कि हमारे यहाँ लोग कैसे है। वाल्मीकि सिंह जैसा इंसान मिल जाए, हम सीतामढ़ी में हवाई जहाज के पाट पुर्जा के दुकान खोलेंगे। एक दिन बिक्री होगा। एक यहाँ पर खुला था, एक शोरूम खुला रिबॉक का, हम एक बार खरीदने गए, चप्पल का था 1100। खूब चलेगा। हम बताए थे खूब। हमने कहा कि श्रीमान एक को दिन बोहनी होनी हुआ है। क्या बात बोलते हो? अब ब्रांड से क्यों है? यहाँ लो मिडिल क्लास के लोग हैं। यहाँ हर दिन गड्ढा खोदता है, हर दिन पानी पीता है। लाया रिबॉक ये बैंडेज लाया 2500 के, जो उसे क्या मतलब है? यहाँ उसको खोलना, अगली बार पैसा हुआ जुगाड़ किए गए खरीदने, दुकाने में ताला मारे तो बंद भाग गया। क्या करेगा? बिक्री होगा तब ना। उत्पादन कैसे के देखना है कि लोग कैसे हैं, लोगों का जीवन स्तर कैसा है, लोगों की इनकम कैसी है। लोग देखो जीवन में तरक्की करने के लिए सब बात सोचो। बिना इकोनॉमिक्स पर चले हुए बिजनेस करने गारंटी है सफलता हाथ लगेगी। क्या बेवकूफ है कि धुर भैया मानी ने या बड़े बड़े पूंजीपति जिनका बिजनेस चल रहा है अपने बाल बच्चा को कैम्ब्रिज हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करा के ले आता है? क्या जरूरत है? तो सब पिए हुए चलावे करता है, इधर सीधे सिग्नेचर करने के लिए बैठेगा नहीं। कहीं पिए भाग गया तो मेरे पास अपना ब्रेन रहेगा तब ना घुमाते रहेंगे हम। तो यहाँ क्या है? उत्पादन कैसे किया जाए, ये हमारी समस्या है। इसके अलावा कुछ आधुनिक विचारधारा, कुछ आधुनिक विद्वान भी अपने अपने तरीका से कुछ बात सोचे हैं। आधुनिक विद्वान अर्थव्यवस्था की कुछ अनिकेंद्रीय समस्या बताए हैं। उसमें स्टिगलर, कौन है? स्टिगलर और ये दो विद्वान हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, उत्पादन क्या किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। इसके अलावे भी अर्थव्यवस्था की कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्या है? तो पहला कि साधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे हो। नंबर 1 साधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे हो। हम बार बार बोलते हैं, कुछ हमारे बच्चे खास करके 12वीं के बच्चे अभी सब्र किए हुआ है, जब सारा कोचिंग वाले का गेस आना शुरू करेगा तब पोथी खरीद, अरे फलाना क्या आया, चल खरीद के रख दे, खरीद के थक जमा के इतना ऊंचा कर लेगा। बाबूजी आएंगे तो कहेंगे वाह बेटा, तो पढ़ने वाला निकल गया, बेटा तू जिया गया। अब बेटा मांगे पापा 1000 रुपया, ले 200 बेसी 1200। अच्छे लोगों का कहना है 10 प्रकाशन के किताब को 10 बार पढ़ने से बेटर है एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, उस किताब का तुम एक्सपर्ट बन जाओगे, निचोड़ आ जाएगा तुम्हारे पास। तुम्हारे पास जो संसाधन है उसका कुशलतम प्रयोग करो ना।
क्या तुम्हारा जो गैस है पूरा हो गया याद? फिर दूसरे पर आपाधाई क्यों करते हो? तो भोज में छोटा बच्चा की तरह बैठा, पूरी है, ओहो 2 पूरी लावा, 2 पूरी लावा। नहीं, पहले जो थाली में बचा उसको खा जाओ, फिर औकात देखो पेट का कि भरा की कुछ और जगह है। तो बचपन में आप लोग का स्वभाव रहा है कि कहीं भाग जाएगा तो दोबारा कहीं न आए, लोड करवा लो एक बार कि चलता रहेगा, बचेगा तो लोटा में रख के घर ले चलेंगे, फिर भी आप खाएंगे। कई बार शिवम ऐसा घटना घटा चुका है। साधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे हो, और अगली कहता आर्थिक विकास कैसे हो। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। 3 के अलावा ये भी क्या काटने वाला बात है कि जो मेरे पास साधन है अधिक से अधिक प्रयोग कैसे हो। उसकी क्षमता है 12 घंटा मशीन को चलने की, 4 घंटा चलता है, 6 घंटा 8 घंटा बैठा रहता है। नहीं, साधनों का कुशलतम पूरा प्रयोग कैसे हो और आर्थिक विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, ये समस्या है। अब विभिन्न आर्थिक प्रणाली में आर्थिक समस्या का समाधान के बारे में चर्चा करना है। इस बात को समझ गए, हम आगे चर्चा करें। अब अगला टॉपिक मेरे सामने आता है कि विभिन्न आर्थिक प्रणाली में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। यस सर। जल्दी लीजिए। कोई खींच लो वहीं से, शिवम खाली खींच लेता है, हिल जाता है थोड़ा सा। डांस होने लगा है। वो जाएगा टेलीग्राम पे तो कल भी डाल अब होगा विभिन्न आर्थिक प्रणाली में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा कि विभिन्न आर्थिक प्रणाली में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। विभिन्न आर्थिक प्रणाली में अर्थव्यवस्था की विभिन्न आर्थिक प्रणाली में। तो हमने शायद कल चर्चा किया था कि आर्थिक प्रणाली 3 है। विश्व में जितने भी देश हैं उन देशों में 3 प्रकार की आर्थिक प्रणाली है। कितने प्रकार की है? 3। पहला में हमने कहा था पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। दूसरा में हमने कहा था समाजवादी आर्थिक प्रणाली। समाजवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और मिश्रित आर्थिक प्रणाली। तो हमने कल कहा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक अन्य भी नाम है बाजार अर्थव्यवस्था। समाजवादी का नियंत्रित अर्थव्यवस्था। जो यहाँ पर सरकार का कंट्रोल होता है। और मिश्रित का कोई नाम है क्या? नहीं, इसका कोई अन्य उपनाम नहीं। कई हैं, 1 2 नहीं, कई देश हैं। तो प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यदि केंद्रीय समस्या हो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होता है? तो विद्वानों का कहना है कि कीमत तंत्र के द्वारा। बता रहा हूं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होता है? तो पहले तो ये जानना होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या। कल भी हमने चर्चा किया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन कितना किया जाए, कैसे किया जाए, उसका कीमत का निर्धारण कैसे हो, वितरण कैसे हो,
कि सब पर एकाधिकार केवल और केवल उत्पादक का हो, निजी व्यक्ति का हो, उसे पूंजीवादी कहेंगे। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के द्वारा मतलब मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्ति के द्वारा, कीमत का निर्धारण। जहां मांग और पूर्ति की रेखा एक दूसरे को काटे ना, जहां उपभोक्ता की मांग और विक्रेता का बिक्री की रेखा मतलब कीमत रेखा और मांग रेखा जहां एक दूसरे पर क्या कर दे, मिल जाए। जैसे इधर से मांग रेखा जा रही है, कीमत रेखा जा रही है, कीमत रेखा नीचे से ऊपर जाती है, और इधर से क्या हो रही है, मांग रेखा आ रही है। तो यहाँ पर ये हम इसको प्राइस लाइन, इसको डिमांड लाइन कहें। तो डिमांड प्राइस लाइन माने कीमत की रेखा, और डीडी रेखा डिमांड की रेखा। यहाँ पर क्रॉस कर दी, इसको हम ई बिंदु से दर्शा दिए। तो जहाँ पर कीमत तंत्र का मतलब होता है कि जहाँ मांग की रेखा और कीमत की रेखा एक दूसरे को क्या करता हो, काटता हो, वहीं पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान हो जाता है। वहीं पर कीमत को क्या करता है, तय कर। जहां पर कीमत तय हो गया, समस्या का क्या हो गया, समाधान हो गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था ही नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, नियंत्रित है, क्योंकि उत्पादन के सभी साधनों पर यहाँ सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार का क्या होता है, दबदबा होता है। तो सरकार का स्वामित्व और सरकार का दबदबा होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर, यहाँ पर सामाजिक प्राथमिकता और नियोजन तंत्र, सामाजिक प्राथमिकता और नियोजन तंत्र या योजना तंत्र। नियोजन तंत्र का एक अन्य नाम होगा क्या, योजना तंत्र। प्लानिंग होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक प्राथमिकता कि समाज किस चीज को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है, गलत कि सही, सही है सर। और नियोजन का हो या योजना तंत्र, दोनों मिलकर के केंद्रीय अर्थव्यवस्था का या अपनी अर्थव्यवस्था के समस्याओं का समाधान करने का काम करता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का लक्षण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का लक्षण है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में मतलब सरकार प्लस पूंजीपति के सह अस्तित्व से सरकार और पूंजीपति दोनों तालमेल बैठाती है, और दोनों तालमेल बैठा करके मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान करती है। अब लास्ट टॉपिक एक पढ़ना है, बाकी आगे यही सेम बात रिपीट किए हुआ होगा। उत्पादन संभावना वक्र क्या है? एक लास्ट टॉपिक आपके सामने है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। एक छोटा सा कहानी सुन लो आप। उत्पादन संभावना वक्र को यदि समझना है, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कहानी को समझना है। उत्पादन संभावना वक्र को समझने के लिए अब एक छोटा सा कहानी कह दूं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत है और आवश्यकता को पूरा करने के साधन क्या है, सीमित है। व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, अनंत है, और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन क्या है। जैसे एक किसान के पास मात्र 1 एकड़ जमीन होता है। एक किसान के पास कितना जमीन है, 1 एकड़ जमीन है। अब 1 एकड़ जमीन पर रबी का मौसम है, तो वह गेहूं उगाएगा, चना उगाएगा, तिलहन लगाएगा, या आलू या प्याज की खेती करेगा। उत्पादन संभावना वक्र मतलब एक किसान है, जमीन सीमित है, कितना, 1 बीघा जमीन क्या है, सीमित है, क्या है, 1 बीघा जमीन है। लेकिन हमारी जरूरत बहुत है, केवल रोटी से काम नहीं चलने वाला, हमें सब्जी के लिए आलू भी चाहिए, हरा साग सब्जी चाहिए, तेल भी चाहिए, दलहन भी चाहिए। तो नियम कहता है कि अगर 1 बीघा से अलावा उसके पास खेत होता तो कुछ उस खेत में दलहन तिलहन सम्मिलित रूप से लगा देता और 1 बीघा पर गेहूं की खेती कर लेता। तो किसान को यहाँ क्या करना पड़ेगा,
मतलब यहाँ पर देखना होगा कि हमें लाभ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? क्या देखना पड़ेगा? लाभ देखना पड़ेगा कि गेहूं से के उत्पादन से हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मान लिया कि 1 एकड़ में अगर 5 क्विंटल सरसों हो जा रहा है और 1 एकड़ में यदि 50 क्विंटल गेहूं हो जा रहा है, तो दोनों के मूल्य का हम तुलना करेंगे। अगर दोनों के मूल्य का तुलना करेंगे फिर भी यदि गेहूं का कीमत ज़्यादा हमको दे रहा है तो हम क्या लगाएंगे? लेकिन वजन ज़्यादा है लेकिन कीमत सरसों का ही ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम हर स्थिति में क्या करेंगे? गेहूं को परित्याग कर देंगे और सरसों को क्या कर देंगे? आवश्यकता नहीं देखेंगे, आवश्यकता नहीं देखेंगे। आवश्यकता को देखेंगे तो कई बार यदि लागत महंगा पड़ जाता है तो इंसान उसको छोड़ करके खरीद लेता है। जैसे हमें समोसा खाना है तो अगर हम अपने घर में समोसा बना लेंगे तो महंगा पड़ जाता है। अगर 5-6 समोसा जरूरत हम जाकर होटल से क्या करते खरीद लाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? उत्पादन संभावना कर सब अगर ऐसा सुनने लगेगा तो खराब हो जाएगा। बता रहा हूँ, कोई खराब नहीं होगा। सर एग्जांपल एकड़ माने 1 एकड़ कितना इकट्ठा बीघा। 1 बीघा माने 20 कट्ठा। एकड़ कहते हैं, एकड़ का हो बीघा, हेक्टेयर अलग होता है। उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र कहता है कि उपभोक्ता की आवश्यकता अनंत है और उपभोक्ता के पास उत्पादन के साधन या उत्पादित की जाने वाली वस्तु क्या है? सीमित है। तो चयन करता है। क्या करता है? चुनता है कि किसका उत्पादन करे तो हमें क्या मिलेगा? ज्यादा लाभ मिलेगा। और किसका उत्पादन करेगा तो हमें कम लाभ मिलेगा। इसी को यदि हम रेखा चित्र के द्वारा दर्शा देते इसी को कहते हैं उत्पादन संभावना। उपभोक्ता की आवश्यकताएं क्या है? अनंत। और उत्पादन करने वाले जो साधन है वह क्या है? तो अनंत आवश्यकता सीमित साधन में उसे चयन करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कि मुझे जरूरत ज्यादा क्या है, हमें किस चीज की जरूरत ज्यादा है। तो जिसकी ज्यादा जरूरत है उस पर फोकस करेंगे, जिसकी जरूरत कम उस पर फोकस। और उसी को हम एक रेखा चित्र के रूप में दर्शा दे तो इसे क्या कहेंगे? उत्पादन संभावना। उत्पादन संभावना वक्र 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोग को दिखाने वाला वक्र है। मतलब यहाँ कह दे उत्पादन संभावना वक्र क्या है? तो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के संयोग को प्रदर्शित 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के संयोग को, भाई जो ना संयोग से लाभ होगा वो करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। कुछ लड़का सोचा जैसे पहला दिन बहुत भीड़ थी, जाएंगे तो फायदा होगा, लेकिन जो लाभ सोचा था शायद मनोरंजन तो तलाशा होगा कि जाएंगे तो सुबह लेकिन चलेगा मनोरंजन कार्यक्रम। भाई मनोरंजन तो नहीं होगा। हमने मनोरंजन को शांत करने के लिए कुछ व्यवस्था डाल दिया, क्योंकि इकोनॉमिक्स है भाई, इतिहास नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है कि मजा लेके पढ़ते रहे। गलत कि सही? यहाँ थोड़ा दिमाग लेके पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएगी। तो कुछ लोग सोचे कि नहीं भाई यहाँ हमारा दाल गलने वाला वनिया के घर ही था। गलत सही? तो क्या है? 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के संयोग को प्रदर्शित करने वाला जो वक्र है उसी वक्र को उत्पादन संभावना वक्र के नाम से। अब एक प्रश्न होगा तुम्हारा कि सर उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता क्या है? उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता क्या है? मतलब उत्पादन संभावना वक्र जो है कब लागू होगा, कब लागू? पहली मान्यता है उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सीमितता। ये नियम तब लागू होगा कि जब उत्पादन के साधन क्या हो? सीमित हो। अगर उत्पादन के साधन असीमित हो जाएगा, 1 बीघा न करके 50 बीघा वाल्मीकि की तरह खेत होगा तो नियम लागू न हो पाएगा। सर 20 बीघा में गेहूं बोवा देंगे, 2 बीघा में मसूरी बोवा देंगे, 1 बीघा में सरसों उगा देंगे।
नहीं देखे लेकिन मान लो पैसा देता है। मेरा कहना पैसा देता है, लेकिन जेकरा पास बेसिक खेत होगा करवा लेगा कि नहीं? जी सर। ये नियम तब लागू होगा जब तुम्हारे पास साधन क्या हो, सीमित होगा। हर दिन उन्हें सटवा पहन के आई पहनेंगे, फिर रात में खींच लेंगे, साफ कर देंगे, फिर ठाड़ के टांग देंगे, फिर बिहान पहन के आना है। ये तब लागू होगा जब एगो शॉट है, जहाँ 4 गो 5 गो है वहाँ तक 2 गो गंदो 1-2 दिन रहेगा तो चलने वाला है। बचपन में हम लोग का सामने विद्यालय से आया एक स्कूल ड्रेस एक हुआ करता था, धोके टांग दिए, सूख गया, चौपेट के सिरहाना के तर में रख दिए। भोर स्कूल विद्यालय जाते से पहले एकदम आयरन होकर टाइट है, फिर उसी को पहले चल लगा कि हर दिन आयरन करके नहीं सोते नहीं थे, सूख जाया करता था। छिपा कटोरा में आग रख रख के उसको छाला छाला के एकदम फ्रिज बना दिया करते थे। अब बिजली आ गया तो बड़ी आसान है। एक आता था पहले कोयला आयरन लोहा वाला, उसी में आग ही रख दो, आगे चलता है। हाँ बहुत भारी होता है क्या करेगा, मजबूरी है, बिजली महंगा है, गरीब आदमी को पेट का सवाल है। एक बार हिट हो गया तो कम से कम 5-6 को कपड़ा परो। बिल 1 महीना में कर देता। तो उत्पादन संभावना वक्र की पहली मान्यता है, उत्पादन के साधन को स्थिर और सीमित मात्रा है। साधन असीमित होगा तो नियम लागू। दूसरा, उत्पादन के साधनों का कुशलतम प्रयोग, यह नियम तब लागू होगा जब साधन का कुशलतम प्रयोग होगा। जैसे हमारी स्टेमिना है लगातार 8-9 घंटा मेहनत करने की, 3 घंटा कर ले तो बैठ जाता, हमारा नहीं। हाँ एक देर चाहिए, बेसी नहीं। अब हमारे यहाँ घाटे में कंपनी क्यों जाती है? सरकार की हर योजना घाटे में। देखो अभी स्टेशन पर एक पुल का जो ब्रिज बनना था उसमें करोड़ों रुपया लग चुका होगा जी। करोड़ों रुपया पूंजी फंस गया, लेकिन लाभ मिल रहा है नहीं। तो घाटा में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जो काम नियम है, काम शुरू करो, काम को अंत कर दो। लोगों को लाभ मिलने लगता है, सरकार को टैक्स मिलने लगता है, क्षति नहीं होती। गलत कि सही? तो यहाँ क्या है, साधन का कुशलतम प्रयोग हो या तब होगा जब तुम्हारे पास जितना समय मिलता है सारा समय अपने बारे में सोचो। अन्य के बारे में सोचोगे तो काम चलने वाला में से क्या है? नहीं है। अपने बारे में सोचो, मेरा ज्ञान कैसे बढ़ेगा। वो पढ़ाई थे कि न पढ़े से क्या मतलब है? तुम अपने लिए करोगे, वो अपने लिए करेगा। तीसरा, तकनीक स्थिर होगा। तकनीक बदलने वाला होगा तो नियम फिर लागू क्या होगा? तकनीक स्थिर होनी चाहिए। अब वस्तु का होना चाहिए। अगर एक ही वस्तु से काम चल जाए क्या तो नियम लागू होगा? नहीं। वस्तु दो, केवल रोटी से काम नहीं चलेगा, चावल भी चाहिए। हर दिन आलू की सब्जी से नहीं, कभी कभी गोभी और मटर पनीर भी चाहिए, चिकन भी चाहिए नहीं। अब उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता भी कहता है उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता क्या है? तो कहता है उत्पादन संभावना वक्र की जो रेखा है, उत्पादन संभावना वक्र की जो रेखा है, ये देखो, एक हम उत्पादन सब यहाँ पर y एक्सिस O और यहाँ पर x एक्सिस बनाए। उत्पादन संभावना वक्र की रेखा है तो कहता है बाएं से दाएं। तो ये मेरा हाथ कौन हो गया? ऊपर बायां नीचे दाहिना होगा। तो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। काहे? कीमत अधिक होगा तो डिमांड कम कर देंगे, और कीमत कम होगा तो डिमांड क्या करेंगे? जैसे यहाँ देख लो, 5, 10, 15, 20, 25 माने प्राइस है। यहाँ देख लो, यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ पर डिमांड है, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ 5 तो बढ़ाएंगे तो यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25। इधर नहीं लिखाएगा। ये 5 वाला किलो ऐसे यहाँ आएगा, यहाँ करेंगे तो फिर इसको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो इसको यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से करेंगे तो इसको यहाँ से। मतलब उत्पादन संभावना वक्र की पहली विशेषता है यह ऊपर से कहाँ गिरती है। मतलब लागत ज्यादा होगा तो उत्पादन कम करेगा, और लागत यदि कम होगा तो उत्पादन क्या करेंगे? क्या मुनाफा होगा। गलती की सही? अगर यहाँ लागत 5 रुपया है तो उत्पादन 25 करेंगे, लेकिन यहाँ लागत 25 हो लग रहा है तो उत्पादन क्या करेंगे? बिकाएगा कि न बिकाएगा, यह टेंशन का सवाल है। दूसरी विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र की जो रेखा है वो मूल बिंदु की ओर,
उत्पादन संभावना वक्र की जो रेखा है किधर गिरती है? मूल बिंदु। मतलब ऊपर से नीचे गिरना मतलब मूल केंद्र की ओर आना होता है। ऊपर से नीचे की ओर गिरने का मतलब क्या होता है? मूल बिंदु की ओर। चाहता है कि हमेशा लाभ में रहे। कोई इंसान हमेशा किसी कारोबार को करता है तो लाभ के लिए करता है। यदि हानि उसे होगी उस काम को क्या करेगा? ये रहा आपका उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता, विशेषता और उत्पादन संभावना वक्र। इसके आगे की क्लास चैप्टर नंबर 3 में करते हैं।